For all colligative property, solutes are non-volatile. Solutes are non-volatile. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग का सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है? तो एक एग्जांपल के तौर पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन क्या क्या है? एक तो है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का प्लेलिस्ट फाइल आप लोग जो को भेजा है वो खोल कर ओपन करके देखें। बहुत डेप्थ में पढ़ाया हुआ है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अच्छा ऑर्गेनिक में मैं क्या एक भी लेक्चर छोड़ा हूँ क्या आप लोग के लिए? इवन पॉलीमर तक क्लास लिया गया है, राइट? कोई बोल ही नहीं सकता कि सर यहाँ पे एक लेक्चर भी कहीं पे मिस हुआ है। जितना डेप्थ में ऑर्गेनिक पूरा 100% कवर किया हूँ। ऑर्गेनिक इज सो वास्ट। अब उसमें कोई स्टूडेंट अगर क्लास मिस कर गए हैं तो उसके लिए भी मैं प्लेलिस्ट फाइल रेडी करके, और आधा तो भेज रिएक्शन वाला पूरा पार्ट भेज दिया। अब रिएक्शन मैकेनिज्म से नोमेनक्लेचर से लेकर रिएक्शन मैकेनिज्म तक कल तक आपको सारा प्लेलिस्ट फाइल भेज दूंगा। बस उसको सेव करके रख लीजिएगा, नहीं तो फिर 7 डेज में उड़ जाएगा, ठीक है? कहीं पे सेव कर लीजिएगा। बर्ड वाला कोई अपना फोल्डर या ग्रुप बनाकर वहाँ पर डाल दीजिएगा, वहाँ से नहीं उड़ेगा, ठीक है? बट अब जितना भी प्लेलिस्ट फाइल भेज रहे हैं प्लीज़ बार बार नहीं भेज पाऊँगा, लेकिन उसको अभी सेव कर लीजिएगा। 100% सारा केमिस्ट्री का जितना अभी तक पढ़ाया हूँ सारा प्लेलिस्ट फाइल कल तक आपको मिल जाएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक और क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है? तो इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए सॉल्यूट क्या रहना चाहिए? सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल। करेक्ट ना? तो देखिए अब एक नेचर मान के चलिए, व्हाट द कैरेक्टर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कैरेक्टर होता है अच्छा इस जो मैं क्लास ले रहा हूँ इसको रिकॉर्ड करूँ या वो प्लेलिस्ट फाइल से काम चल जाएगा? जैसा उसमें तो सब कुछ पढ़ा है, एक ही बात तो रहेगा, राइट? ऐसे बोलिएगा तो रिकॉर्ड करके फिर अपलोड करके भेजेंगे। बट मैं चाह रहा हूँ कि इसमें आपका क्लास में आप लोग तो कोई एकदम बिगनर तो है नहीं, तो सब कुछ टू द पॉइंट करके इसको प्रॉब्लम पे ज़्यादा, न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस कर लूँ। जैसा भी बोलिएगा काम कर लूँगा। ऐसे रिकॉर्ड हो रहा है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नीदर फ्रीजेज नॉर वेपोराइजेज, ओके? इसका कहीं पे हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल बनाने में। तो ये बहुत बड़ा कैरेक्टर है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ना ही फ्रीज होगा और ना ही वेपोराइज होगा, करेक्ट ना? तो चलिए सर, आपने बोला कि इसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, बोलिए तो? यस, इस यहाँ से ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। हम लोग डिफिनेशन पे रुकते ही नहीं हैं। अब यहाँ देखिए, मैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन भी बोल दिया, राइट? फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए,
मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है मेरा सॉल्यूट बी और ये सॉल्वेंट है ए मेरा सॉल्वेंट है, ये है मेरा सॉल्यूट और ये मेरा सॉल्वेंट। देखिए और यहाँ पे वॉल्यूम है 2 लीटर मान लीजिए। देखिए ये जो मैं सर्किल किया है ये मेरा सॉल्यूट है, ठीक है। दोनों जगह वॉल्यूम डिफरेंट है या सेम है? वॉल्यूम तो सेम है। और यहाँ पे हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, जस्ट आपको समझाने के लिए सर 8। यहाँ पे हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट सर 8, राइट। लेकिन वहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल का साइज छोटा है, यहाँ पे बड़ा है, बट इसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और इसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वजह सर साइज से मतलब ही नहीं था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ बी, और जब मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ बी बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैंने सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर दिया, राइट। हो गया ना। अब आपके सामने एक और एग्जांपल लेते हैं। घबराई नहीं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। जितना पढ़ाते हैं उससे बहुत नीचे का क्वेश्चन आता है। एक्चुअली अभी ऐसा टाइम है कि हम लोग भी क्या कर सकते हैं। ऑफिस 11 बजे तक ओपन था, आने के बाद जाने का ही टाइम हो जाता था, प्लस हम लोग का भी अब जीवन चलाने के लिए नया बैच स्टार्ट करना है, उसको भी देखना है। अभी के टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है हम लोग के लिए भी, एजुकेशन लाइन वाले के लिए। आदमी 1 साल तो सरवाइव कर लेगा, राइट। हर साल कैसे सरवाइव करेगा, मुश्किल है। नहीं चलिए, गॉड का ब्लेसिंग से कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी तो डिफ़िकल्टी तो है ही। अब यहाँ देखिए, इसका वॉल्यूम है 1 लीटर, और यहाँ भी वॉल्यूम है 1 लीटर। और इसमें मैंने 1 मोल यूरिया डाला। और यूरिया है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट? सर जो वाटर में जाने के बाद डिसोसिएट आयंस में नहीं करेगा, राइट, पार्टिकल में नहीं ब्रेक करेगा। इसका मतलब इसका अगर 1 मोल डाले हैं तो बिफोर डिजॉल्विंग इन वाटर, अगर इसका 1 मोल पार्टिकल है तो आफ्टर डिजॉल्विंग वाटर 1 मोल ही रहेगा, राइट। ये डिसोसिएट नहीं करेगा, बिकॉज यूरिया क्या माना गया है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सब लोग समझिएगा बातों को। इस NaCl का वाटर में डिजॉल्व करने से पहले हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ NaCl? सर Na पार्टिकल्स एवोगाड्रो नंबर के बराबर, राइट।
और आपको बोले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन सॉलिड पार्टिकल्स, किस पे डिपेंड करता है? सॉलिड पार्टिकल। तो NaCl को अगर वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो डिजॉल्व करने के बाद NaCl एक साथ रहता है या टूट जाता है? तो आपका एक्सपेक्टेशन तो बिफोर डिजॉल्विंग रहेगा कि आपने 1 मोल पार्टिकल ऑफ NaCl डाला है, बट यहाँ पे जाने के बाद ये 1 मोल रहेगा या 2 मोल पार्टिकल बन गया। मुझे ये नहीं, इससे मतलब नहीं था कि NaCl एज ए सॉलिड पार्टिकल हो या Na प्लस और Cl माइनस। Na प्लस को क्या बोलिएगा सर? Na प्लस इज सॉलिड पार्टिकल्स, राइट, सॉलिड का कटायन। Cl माइनस सर इट इज ऑल्सो सॉलिड पार्टिकल, राइट। तो सर ये तो थोड़ा छोटा हो गया, तो भाई साइज से मतलब ही नहीं था। सर ये तो कटायन हो गया, नेचर से मतलब ही नहीं था, राइट। मुझे मतलब था नंबर से। इसका मतलब आपने डाला यहाँ पे 1 मोल, बट सॉल्यूशन में जाने के बाद 1 मोल का कमाल दिखाएगा या 2 मोल का? 2 मोल, राइट। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसके अंदर ही छुपा हुआ था। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल ज़्यादा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन 2 मोल पर लीटर हो गया। एग्री और नॉट? कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स? तो दे आर 2 मोल ऑफ पार्टिकल, 1 मोल Na प्लस का। तो मुझे Na प्लस और Cl माइन से मतलब ही नहीं, मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब है, राइट। और उसके कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है, एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। तो इसका सॉलिड पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन सर इट इज 2 मोल पर लीटर, इट इज व्हाट 1 मोल पर लीटर। तो अगर दोनों का सॉल्यूशन, दोनों का वॉल्यूम अगर सेम है तो 1 मोल यूरिया और 1 मोल NaCl में कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा दिखाएगा? सर ये ज़्यादा दिखाएगा, करेक्ट। और मोटा मोटी इसका जस्ट डबल दिखाएगा। तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ B ग्रेटर देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ A? तो सर कौन सा? तो जब मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही बोल दिया तो इसमें कौन सा का क्वेश्चन रहा, या चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ तक बात किस समझ में आ गया? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर, शेप, साइज, राइट। करेक्ट ना? और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर लीटर ज़्यादा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा, एंड वाइस वर्सा। इज इट करेक्ट? भाई इस पे भी आपको क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन मिल जाएगा, घबराइए मत, बनाइएगा तो मिलेगा ऐसा, ठीक है। और इसको हम लोग पढ़ेंगे जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए अब यहाँ देखिए, अब इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। तो जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नाम तो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट इसको मैं इस तरीके से डिवाइड करके पढ़ाऊंगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरा प्लानिंग का क्या पार्ट है। तो पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको नहीं पढ़ाएंगे, पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा सॉल्यूशन। क्या पढ़ाऊंगा? सॉल्यूशन। और फिर स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाएंगे। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट, जानते हैं ना, और एक एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ही एक फैक्टर आता है जिसका नाम है वॉन डर फैक्टर, राइट।
फैक्टर। और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? सर इट इज़ काइंड ऑफ टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन, राइट। जैसे मैंने NaCl का एग्जांपल लिया, तो इसमें जो एबनॉर्मल होना चाहिए था, देना चाहिए था 1 मोल का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 मोल पर लीटर का, दे रहा है 2 मोल पर लीटर का, तो क्या वजह रहा? सर डिसोसिएट कर गया, राइट। तो सर डिसोसिएशन में पार्टिकल ज़्यादा हो जाएगा, तो जितना हम एक्सपेक्ट करेंगे उससे ज़्यादा मिलेगा, और एसोसिएशन में जितना एक्सपेक्ट करेंगे उससे कम मिल जाएगा, राइट। तो एक तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, उसमें 2 पार्ट रहेगा, के सबसे नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, करेक्ट। अच्छा, आप में से ऑल ऑफ यू आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन, राइट। तो देख लीजिएगा, किसी का अगर क्यू बाकी रहेगा तो दे दीजिएगा। पहला तो बात यह है, उससे कुछ तो हेल्प हो जाएगा कैटलिस्ट को। इस बात के लिए मैं नहीं बोला था, मजाक था। दिल से पे मत लीजिएगा। ऑनेस्ट पर्सन का मतलब था कि मैं क्वेश्चन पेपर PDF सब सेट कर दूंगा। क्या घर पे खुद से प्रिंट आउट निकाल के खुद के ऑनेस्टी से एग्ज़ाम दे पाएंगे? तो 20-20 फुल टेस्ट दे देता हूँ। और उसमें प्लीज़ थोड़ा सा ऑनेस्ट रहिएगा, JEE मेन वाले भी और ये भी, खुद के ऑनेस्टी से टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, बना हुआ तो सब है ना, जितना भी मेरे पास टेस्ट पेपर बना हुआ है, ठीक है, सबका PDF सेंड कर दूंगा। पार्ट टेस्ट छोड़िए, बायोलॉजी का भी अलग अलग बना हुआ है, स्पेशली बायो का भी, ठीक है, सब सेंड कर देंगे, करेक्ट। बस डाउनलोड करके रख लीजिएगा, दोबारा नहीं सेंड करूंगा। मैं अपने आप को समझा लिया हूँ कि 2 दिन मुझे कंप्लीट ड्रॉपर बैच के लिए काम करना है, जितना कुछ बचा हुआ है सब भेजना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सॉल्यूशन, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन का 2 कंपोनेंट होता है। सॉल्यूशन में क्या रहेगा? सॉल्वेंट रहेगा प्लस सॉल्यूट रहेगा, ठीक है। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। अब इसमें आप देखिए, वो जो फर्स्ट पेज भेजा है ना, वहाँ पे सब कुछ लिखा रहेगा, इसमें ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। इसमें एक तरीका क्या रहेगा कि सॉल्वेंट इज वोलेटाइल एंड सॉल्यूट इज ऑल्सो वोलेटाइल, राइट। दूसरा रहेगा सॉल्वेंट इज वोलेटाइल एंड सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। तो भाई सॉल्वेंट इज वोलेटाइल एंड सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, उसको तो यहाँ पे पढ़ेंगे ही, राइट। इसी के लिए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फॉर ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, राइट। अच्छा सुरैया ज्वाइन किए हैं? पूरा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन बैंक आप IIT का आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, एक भी क्वेश्चन में आपका पेन नहीं रुकेगा, मेरा गारंटी है। अगर सही से देखें तो आइसोमेरिज्म वगैरह एवरीथिंग बनाए हैं क्वेश्चन बैंक। ऑर्गेनिक का ऑलमोस्ट बन जाएगा आपसे, ठीक है। शायद एक आध क्वेश्चन में मेरा हेल्प होगा, अगर सही से ऑर्गेनिक का मेरा लेक्चर एक लेक्चर फॉलो किए हैं, मतलब वहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब उसमें एडवांस लेवल के लिए काम करना पड़ेगा, बट JEE मेन के लिए ऑब्जेक्टिव में आपको पेन नहीं रुकेगा। फिर भी मैं ऑर्गेनिक का IIT क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन क्लास लिया था 12th में, वो मैं प्लेलिस्ट फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा, और कन्वर्सन का, ठीक है। वो तो देख पाएंगे ना मैं कहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें चैप्टर बोलते रहूँगा, ये हाइड्रोकार्बन का है, ये हेलोजन डेरिवेटिव का है, ये अल्कोहल का है, सब ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुका है, ठीक है। एनीवे, तो सॉल्वेंट इज वोलेटाइल एंड सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, उसको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में देखेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? सॉल्वेंट इज वोलेटाइल एंड सॉल्यूट इज ऑल्सो वोलेटाइल, करेक्ट। ये हम लोग का इस सेक्शन में पढ़ना है। तो सर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों, ऐसा भी तो हो सकता है कि सॉल्वेंट हो लिक्विड फॉर्म में और सॉल्यूट हो गैस फॉर्म में। भाई होता है, सॉफ्ट ड्रिंक, राइट।
सॉफ्ट ड्रिंक में क्या रहता है, कार्बोनेटेड वाटर रहता है, जिसमें गैस को हम लोग लिक्विड में प्रेशराइज करके मिक्स करते हैं। उसी को तो पढ़ेंगे, आपको सिलेबस का पार्ट है, अंडर द लॉ ऑफ व्हाट, हेनरी लॉ, राइट। इसका मतलब एक फॉर्मेट ये भी रहेगा, सॉल्वेंट लिक्विड हो और सॉलिड गैस हो। इस प्रॉपर्टी के वजह से ही इतना एनिमल किंगडम जो ओशन में है जिंदा है। वाटर में ऑक्सीजन घुला हुआ है सम अमाउंट तक, राइट। तो उसको पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग हेनरी लॉ, सेकंड या लास्ट क्लास में, करेक्ट। तो ये चीज़ भी वहाँ देख लेंगे। इसका मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट का फेज के अकॉर्डिंग बहुत सारा डिवीजन है, जो कि मैं आपको फर्स्ट पेज में भेज रहा हूँ। नेक्स्ट रहेगा कि सर दोनों सॉलिड भी तो हो सकता है, ये भी सॉलिड होता है। ब्रास में जब हम एलॉय बनाते हैं, राइट, तो उसमें क्या दोनों बोथ आर इन सॉलिड फॉर्म। ये दूसरी बात है कि मिक्स करने के लिए मोल्टेन फॉर्म, बट सॉलिडिफाई करने पे वन ऑफ द अमाउंट ज़्यादा, दूसरे का अमाउंट कम, तो जिसका अमाउंट ज़्यादा है उसको हम लोग बोल देंगे सॉल्वेंट, जिसका कम है उसको बोल देंगे सॉल्यूट। तो सॉलिड प्लस सॉलिड भी हो सकता है, राइट। लिक्विड प्लस सॉलिड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर प्लस NaCl, लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड है सॉल्वेंट और सॉलिड है सॉल्यूट। दूसरा क्या हो सकता है सर, लिक्विड प्लस, तो हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है लिक्विड प्लस लिक्विड, राइट। ए भी लिक्विड और ए भी लिक्विड, करेक्ट। सॉल्वेंट भी लिक्विड और सॉलिड भी लिक्विड, और बोथ आर व्हाट, वोलेटाइल। इस सेक्शन को मैं कवर करने जा रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले इस सेक्शन को कवर करेंगे, बहुत डेप्थ में पढ़ा दूंगा, और तब आएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। चलिए, इसका 2 केस है स्टूडेंट। कौन सा सेक्शन लेने जा रहे हैं, सॉल्वेंट भी लिक्विड और सॉलिड भी लिक्विड, ए भी वोलेटाइल और ए भी वोलेटाइल, राइट ना। इस पार्ट को मैं कवर डील करने जा रहा हूं। उसे फर्स्ट केस, बोथ आर मिसिबल। मिसिबल समझते हैं, एक दूसरे में घुल जाना, राइट। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, तो मिसिबल या इमिसिबल, सर ऑब्वियसली मिसिबल, राइट। लेकिन वाटर में अगर किरोसिन ऑयल डालिएगा, मिसिबल है। अगर मिक्स करके छोड़ भी देंगे तो कुछ देर के बाद अलग अलग लेयर बना लेगा, राइट। तो ये नहीं था कि ऐसा लगता है कि साथ होके भी अलग अलग है। कुछ ऐसा ही है कि कहीं पे मेला लगा हुआ है और आप अकेले गए, बहुत क्राउड है, बहुत लोग लगे हैं, फिर भी आप अकेले हैं, राइट। बस स्टॉप पे आप, बहुत क्राउड है, अकेले हैं, मतलब मिसिबल नहीं है, करेक्ट। अगर आप जाना भी चाहेंगे तो आपको नो वन गोइंग टू कि हाँ आप रुकिए, कोई रोकेगा। अगर कोई रोकता है तो अनयूजुअल बिहेवियर दिखेगा, क्यों रोक रहा है, राइट। इसका मतलब है कि सर जब एक केस तो होगा कि मिसिबल और दूसरा केस क्या रहेगा, इमिसिबल, और दोनों आपका बोथ आर द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो पहला हम लोग कौन सा पार्ट कवर करने जा रहे हैं, बोथ आर मिसिबल, करेक्ट। बोलते ही नहीं है, सबसे बड़ा समस्या ये है। मिसिबल इमिसिबल समझ गए। चलिए अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास। सॉल्यूशन लिखिए, डिफिनेशन। ए सॉल्यूशन इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances. A solution is homogeneous mixture of 2 or more substances. तो यहाँ देखिएगा, इज इट कंपल्सरी किसी सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट रहेगा। सर 2 कंपोनेंट जो रहेगा तब उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोल देंगे, राइट। एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, राइट। बट इट माइट बी कि सॉल्वेंट मोर देन 1 डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट हो, फॉर एग्जाम्पल NaCl KCl। तो इज इट कंपल्सरी कि 2 ही कंपोनेंट रहेगा, सर 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, करेक्ट। उस कॉमा देख लिखिए, ए कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, ए कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इज जनरली कॉल्ड सॉल्वेंट, इज जनरली कॉल्ड solvent, and the component which is present in a small quantity is called solute. एक और पॉइंट बनाइए,
ए सॉल्यूशन कंटेन ओनली टू कंपोनेंट, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली टू कंपोनेंट आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। अच्छा, आप लोग को केमिकल इक्विलिब्रियम का रिवीजन है? अब उसमें तो ना बोल ही नहीं सकते हैं, राइट? कैसा चल रहा है पढ़ाई इरीना? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं? सब डिस्कशन कर देंगे, एक भी प्रॉब्लम ऑर्गेनिक का। अच्छा, डिस्कशन क्लास किसका? बायोलॉजी का? बायो का? देखिए, बायो का डिस्कशन क्लास डेली एक क्लास देने से होगा? ठीक है, जूलॉजी का मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ठीक है? पहले जूलॉजी को कवर करते हैं, फिर बॉटनी के मैम से मुझे बात करना पड़ेगा, और बॉटनी के मैम से भी मैं बात करके आपको कंफर्म करता हूँ। और अगर हो पाएगा तो पहले जूलॉजी वाला सेक्शन कवर कर लेते हैं, फिर बॉटनी वाला कवर कर लेंगे, क्योंकि मैम लोग बोल रहे हैं कि डिस्कशन क्लास में डाउट ही नहीं आता है, क्या डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और वन आवर तो काफ़ी है डिस्कशन क्लास? ठीक है, ओके, डेली एक क्लास जूलॉजी का भी लगाते हैं डिस्कशन सुबह में, ज़्यादा बड़ा नहीं, मेरे क्लास के बाद 1 आवर का, ठीक है? और उसके बाद बॉटनी करेंगे, और नहीं तो ऐसे मैम से बात करके डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 3 दिन जूलॉजी 3 दिन बॉटनी होगा। ठीक है, चलिए फिजिकल केमिस्ट्री भी डिस्कशन करना है। फिजिकल केमिस्ट्री खुद से नहीं हो जाएगा, इतना करवाया हूँ क्लास असाइनमेंट। केमिकल बॉन्डिंग का प्लेलिस्ट फाइल भेजेंगे, प्लीज़ लिख लीजिए, तो फिर दोबारा में पूछिएगा नहीं व्हाट्सएप पे। केमिकल बॉन्डिंग का प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर 1 से लेक्चर 5 का पार्ट 1 तक देखना है, लिखिए। कहाँ से कहाँ तक? 1 लेक्चर फर्स्ट से लेक्चर 5 का फर्स्ट पार्ट तक, और फिर लेक्चर 18 से लेक्चर 23 तक देखना है। तो सर बाकी पढ़ा दिया हूँ आपको, होगा? बाकी के अंदर था VBT, हार्बसन, MOTN एटसेट्रा, करेक्ट? तो वो सब कुछ तो आपको पढ़ा चुके हैं। जो नहीं पढ़ाए थे छोटा सा फजन्स रूल वगैरह, वो इन सब के अंदर आ जाएगा। तो पहले 1 से 5 फॉलो कीजिएगा, और फिर 18 से 23 फॉलो कीजिएगा, समझे हिमाश्री? हाँ, फॉलो कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, उसको नहीं कवर करूँगा, उतना हो पाएगा इतना केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने के बाद। अब बहुत समझा के वहाँ पर पढ़ाया हुआ है। चलिए यहाँ देखिए, तो एक्चुअल में वेपर, अब हम लोग आते हैं बोथ आर वोलेटाइल। तो आप लोग बताएं कि वेपर प्रेशर का क्या डिफरेंस है? व्हाट द डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर? बोलिए सूर्य, व्हाट द डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर? आप लोग तो क्लास 12th बोर्ड दिए हैं ना? बोलिए वेपर प्रेशर का डिफरेंस क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, जो टर्म था उसी को डिफाइन कर दिए, वो तो अच्छा बात है। चलिए यहाँ देखिए, मान लेते हैं कोई लिक्विड है, ठीक है? ये लिक्विड मैं बोल रहा हूँ, तो सर ये लिक्विड प्योर लिक्विड भी हो सकता है और सॉल्यूशन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, राइट? इसलिए मैंने लिक्विड सिर्फ लिखा। तो वेपर प्रेशर का डिफिनेशन मैं लिखवा दूंगा, मतलब ये होता है कि एट ए गिवन टेम्परेचर, अब मैंने कंटेनर को जानबूझ के क्लोज रखा है,
एट ए गिवन टेम्परेचर, वैसा एक पॉइंट जिस पॉइंट पे लिक्विड का वेपर फॉर्म और लिक्विड फॉर्म आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ले। आप देखते होंगे कि कभी कभी अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ऐसे क्लोज कर दिए तो वेपर बनने के बाद या खाना बनाते टाइम अगर प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे हैं, चावल अगर ऐसे ही एक बर्तन होता है ना जिसमें प्रेशर कुकर नहीं रहता, बस ऊपर से ढक देते हैं, उसको जब बर्तन को हटाते हैं ऊपर से उस ढक्कन को, कवर को, तो उसमें नीचे से बूंद बूंद लिक्विड ड्रॉप आने लगता है, राइट, ड्रॉपलेट। इसका मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा सिचुएशन जिस सिचुएशन पे लिक्विड का वेपर अपने लिक्विड फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ले। क्या मेंटेन कर ले? इसका मतलब रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन अगर इक्वल हो जाए तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कि उस पॉइंट पे जो इस लिक्विड का वेपर इसके अपर सरफेस पे जो प्रेशर क्रिएट करेगा, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर। तो सर आप टेम्परेचर को बार बार ला रहे हैं, तो भाई लाना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़े थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, राइट। एक फार्मूला था ना, K इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी, जिसमें टी था, राइट। तो एक्चुअल में वेपर प्रेशर का मेन पॉइंट ये है कि वैसा पॉइंट जिस पॉइंट पे क्या रेट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जाने का रेट, समझे कैसे से ना, और यहाँ से यहाँ तक का आने का रेट दोनों इक्वल हो जाता है। जाने को बोलेंगे रेट ऑफ वेपराइजेशन और आने को बोलेंगे रेट ऑफ कंडेंसेशन, राइट। उस पॉइंट पे जो वेपर बनेगा उसका प्रेशर इस लिक्विड का अपर सरफेस पे जो होगा उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड, राइट। तो एक बार लिखिए, व्हेन ए लिक्विड केप्ट इन ए क्लोज कंटेनर, व्हेन ए लिक्विड केप्ट इन ए क्लोज कंटेनर, it evaporate and convert to the vapor phase, it evaporate and convert to the vapor phase, and after some time the liquid and vapor reaches at equilibrium point, and after some time the liquid and vapor reaches at equilibrium point. It means rate of vaporization becomes equal to rate of condensation, becomes equal to rate of condensation. At this stage the pressure exerted by the vapor of the liquid, at this stage the pressure exerted by the vapor of liquid on the surface of liquid is called vapor pressure of liquid, is called vapor pressure of liquid, right। अब तो डिफिनेशन क्लियर हो गया कि व्हाट द डिफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर। इसका मतलब है कि जिस कंटेनर में आपका लिक्विड है उसको जिस टाइम पे क्लोज करते हैं तो उस टाइम का वेपर को हम लोग वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब वहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब सर हम लोग बोले ना वेपर एकदम सैचुरेट हो गया, मतलब अब उससे ज़्यादा वहाँ पे वेपर उस जगह, उस फ्री स्पेस में उससे ज़्यादा वेपर नहीं रह सकता है। उससे ज़्यादा अगर होगा तो वो कंडेंस करेगा। ऑलमोस्ट दिस इज द प्रोसेस ऑफ बारिश होना, राइट, मोटा मोटी। चलिए, तो लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, राइट।
तो Kp के लिए क्या बोलिएगा, मान लेते हैं कि कोई मेरा लिक्विड है ABCD कुछ भी है, तो यही बोलेंगे ना कि सर Kp तो पढ़ाया गया था प्रेशर ऑफ वेपर, राइट, क्योंकि लिक्विड का हम लोग प्रेशर का वैल्यू क्या लेते थे, 1 लेते थे, राइट, याद है केमिकल इक्विलिब्रियम में। इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, ऐसे तो एक पढ़ाए थे ना, क्या प्रॉब्लम है आप लोग को, CaO + CO2, राइट। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जब Kp लिखते थे तो सिर्फ प्रेशर ऑफ CO2 लिखते थे, राइट, गैस का, सॉलिड का या लिक्विड का 1 मानते थे, करेक्ट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं Kp = प्रेशर ऑफ वेपर। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन, Kp = केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए एक फार्मूला ये भी तो था, ΔH/RT, इज इट करेक्ट। और यहाँ पे Kp बहुत काम का चीज़ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, विदाउट दिस वन आपका पेन नहीं चलेगा। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, AE⁻, यहाँ पे ΔH, तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम में ΔH लिखते थे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन का लिखते थे, वहाँ पे मैं बार बार बोला हूँ, राइट। इसका मतलब है कि लिक्विड से वेपर, यहाँ पे ΔH हो तो आपको दिमाग में आ सकता है सर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ भी तो आ रहे हैं, बट कन्वेंशन क्या था कि यहाँ पे जो ΔH लिखेंगे वो लेफ्ट से राइट का लिखते हैं, तो लेफ्ट से राइट के आने के प्रोसेस को वेपराइजेशन बोलेंगे, राइट। तो ये जो ΔH है वो हीट इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन रहेगा, नॉट इंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, इज इट करेक्ट। और सर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जब बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली ये इंडोथर्मिक प्रोसेस रहेगा, इसका साइन पॉजिटिव रहेगा, करेक्ट ना। चलिए ये क्या रहेगा सर, ये तो यूनिटलेस होता है, राइट, बोलिए हाँ या ना, कुछ बोलते रहिएगा। तो लॉग के अंदर ई के अंदर जो रहता है या साइन के अंदर वो यूनिटलेस होना पड़ता है, इज इट करेक्ट, मतलब डायमेंशनलेस मोटा मोटी। तो अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या Kp के बदले P लिख दें, P = तो भाई जब P यहाँ पे Kp अगर P रहेगा तो A भी तो P0 रहेगा, जो इसका डायमेंशन रहेगा वही तो इसका रहेगा, राइट। अब बताएं, हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन व्हाट। तो सर वेपर, इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन हीट ऑफ वेपराइजेशन एज वेल एज टेम्परेचर, राइट। देखते हैं जिसका हीट ऑफ वेपराइजेशन से हम लोग कैसे बोलते रहते हैं सर, दिस लिक्विड इज हाईली वोलेटाइल, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, राइट। पेट्रोल अगर 10 लीटर रख कर ओपनिंग कंटेनर में छोड़ दीजिएगा तो 2 घंटा में देखिएगा सब उड़ जाएगा, हाईली वोलेटाइल, राइट। अब वाटर को 10 लीटर कर दीजिएगा तो सर शाम तक उतना ही मोटा मोटी रहेगा, हाईली वोलेटाइल नहीं है, 2-4 दिन में थोड़ा कम होगा, एग्री। इसका मतलब है कि नहीं लगता कि जिसका हीट ऑफ वेपराइजेशन कम रहेगा उसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब है कि जो वेपर ज़्यादा क्रिएट करेगा, इस इक्वेशन पे ही फोकस कर लीजिए, यहाँ पे इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। अब नेक्स्ट, टेम्परेचर इंक्रीजेज, व्हाट अबाउट वेपर प्रेशर, इस फार्मूला को देख के बताइए। तो टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं P = P0 / E⁻ ΔH वेपराइजेशन by RT। करेक्ट। और A वैल्यू पॉजिटिव है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो A वैल्यू तो डिक्रीज होगा स्टूडेंट, ये सर्कल, अरे A डिक्रीज होगा तो A भी तो डिक्रीज हो जाएगा, अरे A डिक्रीज होगा तो पूरा वैल्यू इंक्रीज होगा, राइट। इसका मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीजेज, वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज। और वेपर प्रेशर इंक्रीजेज अकॉर्डिंग टू विच फंक्शन सर, इट इज काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल, राइट। फंक्शन तो एक्सपोनेंशियल ही है ना, वेरिएबल है टेम्परेचर बट फंक्शन तो एक्सपोनेंशियल है।
दैट्स वाई वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ऐसा रहेगा। आज के बाद किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, और जस्ट आई रिमाइंड यू कि ये ग्राफ हम लोग को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे भी काम में आएगा और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी आएगा। तो वहाँ पे अगर मैं लिक्विड का वेपर प्रेशर के लिए, अगर वेपर प्रेशर के लिए ऐसा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो वहाँ तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ऐसा ग्राफ मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ। अब तो यहाँ से समझा दिया ना कि लिक्विड का वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है विथ टेम्परेचर। तो ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद नीचे लिखिए, और ये इक्वेशन भी लिखिएगा, बहुत काम का इक्वेशन है, ठीक है। देखिए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ ए गिवन लिक्विड at given temperature is constant, but if temperature changes vapor pressure of liquid also changes according to this equation। ये तो इसी को मैं लैंग्वेज दे रहा हूँ। लिखिए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ ए गिवन लिक्विड at a given temperature is constant, but if temperature changes vapor pressure of liquid also changes, but if temperature changes vapor pressure of liquid also changes। बहुत कम चांस है कि इसका नाम पूछा जाएगा कि कौन दिए हैं, बट लिख लीजिए। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज क्लैसियस-क्लैप्रॉट इक्वेशन। चलिए यहाँ से आपको बहुत हेल्प होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने में, एटलीस्ट 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में तो बहुत हेल्प होगा। हो गया ना। तो P वर्सेस T का ग्राफ तो ड्रॉ कर लिए, क्या इसको इसमें दोनों तरफ ln बेस ई ले सकते हैं? क्या लिखिएगा फिर? ln P इक्वल टू, बोलिए सर, माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई RT और प्लस ln P। इज इट करेक्ट? देखिए तो स्टूडेंट, तो इसका ग्राफ ln P ये भी आ सकता है। ln P वर्सेज 1/t का ग्राफ कैसा रहेगा? सर स्लोप निगेटिव, राइट? कि स्लोप तो यही है ना, 1/t को अगर बाहर कर दें तो दिस इज द स्लोप, और बिकॉज ये डेल्टा एच पॉजिटिव है तो आगे में निगेटिव है तो स्लोप निगेटिव हो जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया ln P वर्सेज 1/t। ये भी आ सकता है ग्राफ। क्या 12th बोर्ड का एग्ज़ाम सेवा का होने का कोई चांस? आप लोग न्यूज़ कुछ जानते हैं, कुछ थोड़ा बहुत होने वाला है? कब से होने का चांस है? आफ्टर 1 मंथ, ओके। चलिए अब यहाँ देखिएगा,
और मुझे करेक्ट कीजिएगा, मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। यहाँ से ये इक्वेशन बन सकता है। तो सर ये तो इक्वेशन G2 आप ऐसे ही बना दिए, log K2/K1 के जैसा है कि केमिकल इक्वेशन में इक्वेशन था log K2/K1 इक्वल टू डेल्टा एस बाई 2.03 R। पक्का ये केमिकल इक्वेशन में ऐसा इक्वेशन में पढ़ाया होगा लास्ट क्लास में, सेकंड लास्ट या लास्ट क्लास में। और K2 के बदले P2 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे Kp इक्वल टू क्या था, प्रेशर, राइट, प्रेशर ऑफ वेपर। तो K2 के बदले मैंने P2 लिख दिया और K1 के बदले मैंने P1 लिख दिया, बस इसी का एडवांटेज ले लिया। मतलब इसी इक्वेशन को मैं चेंज करके ऐसे लिख दिया, राइट। तो ये अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, हाउ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंजेज विथ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर चेंजेज, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड चेंजेज, और टेम्परेचर इंक्रीजेज, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑल्सो इंक्रीजेज। बट वेपर प्रेशर जैसे ही बोल रहा हूँ मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा, राइट। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब रेट ऑफ कंडेंसेशन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ वेपोराइजेशन। इज इट करेक्ट? यहाँ तक शायद अब किसी को डाउट नहीं है। चलिए हम लोग कौन सा सेक्शन लेके चल रहे हैं? सर आप पढ़ा रहे हैं सॉल्यूशन जिसमें बोथ आर वोलेटाइल, राइट। अब बोथ आर वोलेटाइल में भी कौन सा, बोथ आर मिसिबल, इमिसिबल या मिसिबल, बोथ आर मिसिबल, करेक्ट। और बोथ आर मिसिबल में अब दो सेक्शन होता है, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आप लोग भी नाम सुने होंगे। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो डिविएशन होता है, कौन कौन सा, एक पॉजिटिव डिविएशन और एक निगेटिव डिविएशन। नहीं, ये कुछ ऐसा लग रहा है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। वांडर ने काम किया गैस के लिए, राइट। एक गैस में भी दो डिविएशन था ना, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, पॉजिटिव डिविएशन और निगेटिव डिविएशन। और रॉल्स भी इस पे काम कर रहे थे, पॉजिटिव डिविएशन और लिक्विड पे, करेक्ट। फिर एक और काम कर दिए दोनों मिलकर, वो काम किए रॉल्स और डाल्टन। नहीं, डाल्टन ने पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट दिया गैस के लिए, राइट। रॉल्ट ने पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट दिया बट लिक्विड के लिए, राइट। एक कुछ ऐसा ही लग रहा है कि सर ये बिल्कुल न्यूटन्स ने दिया ग्रेविटेशन का फार्मूला तो कूलम्स ने दे दिया क्या, चार्ज का। फार्मूला एकदम बिल्कुल सेम फॉर्मेट का, नहीं, G m1m2/r², तो यहाँ पे K Q1Q2/r², राइट। चलिए तो हम लोग का केस था सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट both are volatile and both are miscible, correct। चलिए अब यहाँ पे इसको दो सेक्शन में करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो केस फर्स्ट बनाइए। देखिए, व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल, व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट both are volatile,
In this case, molecules of solute, in this case molecules of solute and molecules of solvent both are vaporizes and fill all vacant space available for them and fill all vacant space available for them. Full stop. The vapor phase now consists of vapor of solute and solvent. The vapor phase now consists of vapor of solute and solvent. Full stop. At equilibrium, the pressure exerted by vapor of solute at equilibrium, the pressure exerted by the vapor of solute and solvent. तो बोलिए वेपर में अब सिर्फ सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स रहेगा, सॉल्वेंट का रहेगा या दोनों का रहेगा? क्योंकि सॉल्यूशन लिक्विड में दोनों था और दोनों वोलेटाइल है, तो उस वेपर प्रेशर को वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट बोलेंगे या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे? लिखिए, एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए, इस पूरे टॉपिक में जो चैप्टर है उसमें मैं ए को मानूंगा सॉल्यूट, डिफ़ॉल्ट में मान के चलेगा, मतलब पढ़ाने के लिए कुछ तो मानना पड़ेगा। अब बी को मानूंगा सॉल्वेंट। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, ए भी है और बी भी है और बोथ आर लिक्विड फॉर्म में है और बोथ आर वोलेटाइल है। तो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, और एक तो बात क्लियर है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट का बात कर रहे हैं सर, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिए, राइट। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही चेंज हो जाएगा, राइट। इसका मतलब एट ए गिवन टेम्परेचर। अब यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जो स्पेस अवेलेबल था वहाँ पे सिर्फ एक है, बी है या दोनों का वेपर है? दोनों का वेपर है। तो भाई डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बताइए, उसका डिफिनेशन। गैसियस स्टेट तो पढ़ा दिए हैं, इसका तो बोलना चाहिए आप लोग को, राइट। व्हाट द डिफिनेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? सर इसका दो डिफिनेशन है। पहला डिफिनेशन है टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, राइट। और टोटल प्रेशर, वेपर प्रेशर को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। और टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, करेक्ट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर किसके लिए? मतलब ए के लिए जितना वॉल्यूम रहेगा, बी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके लिए? सर ए और बी दोनों के लिए सेम वॉल्यूम, राइट। कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बोलने का मतलब वहाँ पर जितना भी कंपोनेंट है सब सारे कंपोनेंट के लिए सेम वॉल्यूम यूज करना है। तो ए के लिए सर सेम वॉल्यूम तो है, अब बी के लिए सेम वॉल्यूम। जितना ए पूरा वॉल्यूम जो वैकेंट था, जहाँ पे वेपर है, लिक्विड यहाँ से नीचे है, राइट। ए पूरा ऊपर का पार्ट में जो वेपर है वो पूरा पार्ट ए भी यूज कर रहा है और बी भी यूज कर रहा है। तो ए और बी के लिए डिफरेंट वॉल्यूम है या सेम वॉल्यूम है? और ए और बी के लिए टेम्परेचर भी सेम है। तो क्या यहाँ पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर के लिए लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, इज इट करेक्ट?
वेरी गुड। और स्टूडेंट मैं एक्स ए का मतलब हाँ, लेकिन मैं जहाँ पे एक्स ए यूज करूँगा वहाँ पे है, मानिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, ठीक है, दैट्स वाई कन्फ्यूजन ना हो। और जहाँ पे एक्स डैश डैश लिखूँगा वहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन विच फेज, वेपर फेज। सेम फॉर बी, ओके। एक्स बी मतलब लिख लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन विच फेज, इन लिक्विड फेज। और एक्स डैश भी क्या मानेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। यहां तक क्लियर ना? तो चलिए, ये मेरा कन्वेंशन है, मतलब कुछ तो लिखना चाहिए था तो मैंने लिखा। अच्छा, किसी के माइंड में ये तो नहीं चल रहा है ना कि सर मोल फ्रैक्शन लिक्विड पे था। भाई मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल फ्रैक्शन क्या होता है सर? मोल फ्रैक्शन तो होता है मान लीजिए ए लिखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, राइट? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट? अब हाँ ना बोलिए। तो यहाँ पे अगर मैं बोल दिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, तो यहाँ पे ए ने क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इन लिक्विड फेज, राइट? और एन टी क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन लिक्विड फेज, राइट? तो ऐसा तो हो सकता है ना कि इसको बोल दें एन ए और इसको बोल दें एन बी, राइट? और इसे बोल दें एन डैश ए, ऐसे क्या बोलते हैं एन डैश बी, करेक्ट ना स्टूडेंट? तो ये जो मैंने लिखा वो किसके अकॉर्डिंग लिखा? ये जो मैंने टोटल प्रेशर इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये रॉल्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, नहीं समझे? ये डाल्टन्स का था, राइट? टोटल प्रेशर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ। ये आप लिखे हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स। होता क्या है कि हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में सिर्फ रॉल्स लॉ याद रखते हैं और डाल्टन्स को भूल जाते हैं। अरे पता ही नहीं कि डाल्टन के बिना काम ही नहीं चलता, राइट? ये लिखते ही नहीं, ये पावर ही नहीं था आपको। एनीवे, अब पी ए इक्वल टू एक्स डैश ए इंटू पी एस, एक किसका इक्वेशन है? नहीं, डाल्टन। देखिए एक्स डैश ए क्या है, ये डाल्टन का दूसरा वर्जन था। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, बट दैट मोल फ्रैक्शन शुड बी इन वेपर गैसियस फेज, राइट? इसलिए ए भी जो लिखे हैं वो किसके अकॉर्डिंग लिखे हैं सर? ए भी तो आप डाल्टन के अकॉर्डिंग ही लिखे हैं। किसी को डाउट है तो अभी मुझे यहाँ पे रोक कर पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन, राइट? साजिद समझ में आ रहा है? चलिए, यहाँ तक हो गया। बोलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? ऐसे मैं पढ़ाऊंगा आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और दोनों कंपेयर करेंगे, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन मिलेगा मेरे होम असाइनमेंट पे।
वो तो वन ऑफ द क्राइटेरिया है कि आइडियल सॉल्यूशन ओबे रॉल्स लॉ, राइट। आइडियल सॉल्यूशन ओबे रॉल्स लॉ, करेक्ट। चलिए इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन, बस अभी एक लाइन लिखिए, रॉल्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन, पहला पॉइंट बनाइएगा, रॉल्स का स्पेलिंग लिख लीजिएगा ना, रॉल्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन ओवे रॉल्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन ओवे रॉल्स लॉ। मतलब इतना तो कंफर्म हो गया कि रॉल्स लॉ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए है या आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। तो सर ये लाइन तो समझ में आ गया कि आइडियल सॉल्यूशन ओबे रॉल्स लॉ के लिए सॉल्यूशन शुड बी व्हाट, आइडियल। बट ये पता नहीं चला कि आइडियल का मतलब और नॉन आइडियल का मतलब क्या है, राइट। वेरी फ्रैंकली इतना आपको पता है कि रॉल्स लॉ जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इसका मतलब अभी जो मैं सॉल्यूशन लेने जा रहा हूं वो नॉन आइडियल या आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या है बाद में देखेंगे, ठीक है। रॉल्स का स्पेलिंग बोली तो रॉल्स लॉ, पहला पॉइंट की रॉल्स लॉ जो पढ़ेंगे वो नॉन आइडियल के लिए, आइडियल के लिए, आइडियल सॉल्यूशन ओवे रॉल्स लॉ। ठीक है, मतलब नॉन आइडियल के लिए रॉल्स लॉ हम लोग को पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा क्योंकि डिफाइन ही नहीं है, पहला कंडीशन तो ये है। तो रॉल्स लॉ है क्या, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, बोलिए। इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। यही है ना रॉल्स लॉ, एट ए गिवन टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। बट मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन विच फेज, नॉट इन वेपर, इन लिक्विड फेज, राइट। यही तो सर, तो ये बात तो वहाँ भी था, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एक इसका कॉन्सेप्ट था डाल्टन का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। बट इन विच फेज, वो मोल फ्रैक्शन लेंगे गैसियस फेज में, यहाँ पे किस फेज में, लिक्विड फेज में। तो क्या PA इक्वल टू K1 इंटू XA लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, लिख तो सकते हैं। जब नहीं जानते तो यही लिखना पड़ेगा ना। चलिए लेकिन यहाँ पे याद रहेगा ना कि ये मोल फ्रैक्शन किस फेज का है, लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन है। सिमिलरली बट ये किसके लिए लिख रहे हैं स्टूडेंट, जब आपका सॉल्यूशन आइडियल है उसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, नॉन आइडियल के लिए नहीं कर सकते हैं। नॉन आइडियल के लिए रॉल्स लॉ लगेगा ही नहीं। PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, बट किस फेज का सर, लिक्विड फेज का, राइट। यहां तक आइए। अब क्या इसको बोल दीजिए, इस इक्वेशन को फर्स्ट बोलिए, इस इक्वेशन को सेकंड बोलिए, इस इक्वेशन को थर्ड बोलिए और इस इक्वेशन को फोर्थ बोलिए। क्या इक्वेशन फर्स्ट में थर्ड एंड फोर्थ का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो सर पुट किया जा सकता है। तो आपको नहीं लगता कि रॉल्स और डाल्टन को आप मिक्स कर रहे हैं आप, भाई मिक्स करना पड़ेगा, बिना मिक्स किए हुए थ्योरी आगे बढ़ेगा ही नहीं, राइट।
फ्रॉम फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। क्या लिख सकते हैं? टोटल प्रेशर इक्वल टू, बोलिए, K1 एक्स ए अब प्लस K2 एक्स बी। और एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होगा स्टूडेंट, बताइए तो। सर 1, राइट। इसमें किसी को डाउट? सर ये तो पता ही है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑलवेज शुड बी इक्वल टू 1, राइट। चलिए यहाँ देखिएगा, मैं पी नोट ए क्या लिख रहा हूँ? पी नोट ए है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एयर, मतलब जब लिक्विड सिर्फ ए रहता वहां पे बी नहीं रहता। पी नोट ए इज व्हाट? इज इट वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन या इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एयर? इसको मैं पी नोट ए से इंडिकेट कर रहा हूं, ठीक है। मतलब वहां पे सिर्फ ए रहता, तब वहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो प्रेशर बनेगा उसका नाम रहता है पी नोट ए। व्हाट द मीनिंग ऑफ पी नोट बी? वेपर प्रेशर ऑफ, बोलिए भाई, थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ेगा, प्योर बी, राइट। तो आपके कंटेनर में अगर ए नहीं है, सिर्फ बी है, तो वेपर प्रेशर का वैल्यू वहां पे टोटल जो प्रेशर रहेगा वो क्या पी नॉट बी के बदले लिख सकते हैं? और आपके कंटेनर में अगर बी नहीं रहता, सिर्फ ए रहता, प्योर बी का नॉट ए सिंगल ग्राम। वेरी गुड। चलिए यहां बोलिए, अगर एक्स बी का वैल्यू 0 तो एक्स ए का वैल्यू कितना? सर 1 हो जाएगा, राइट। और एक्स बी का वैल्यू 0 मतलब उस टाइम पे प्योर ए है। किसी को प्रॉब्लम? तो एक्स बी का वैल्यू 0 तो सर ए टाइम तो 0 हो गया ना, और ए वैल्यू 1 हो गया, और ए कितना के बराबर हो गया? सर वो प्योर है तो ये तो टोटल प्रेशर पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा। तो पी नॉट ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? K1। इसका मतलब मुझे K1 का वैल्यू निकालना था, तो K1 देखिए, मैं चाहता तो आप लोग ही जानते हैं सर, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, सबको पता है, राइट। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हुआ है, वही तो जानना था। और अगर एक्स ए का वैल्यू 0 तो एक्स बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। अब तब वहाँ पे टोटल प्रेशर क्या रहेगा? पी नॉट बी रहेगा, राइट। तो उस टाइम पे ए टाइम 0 हो जाएगा। अब बचेगा क्या? K2। इसका मतलब फ्रॉम हेयर नाउ वी कैन राइट लाइक व्हाट? पी नॉट ए एक्स ए अब प्लस पी नॉट बी एक्स बी। करेक्ट स्टूडेंट? ए कहाँ से आया सर? अब ए, इसका मतलब ये हुआ कि ए हम लोग इसमें डाल्टन भी आ गया, रॉल्स भी आ गया, करेक्ट ना। इन दोनों को जो जोड़ रहे हैं वो डाल्टन का कॉन्सेप्ट है, ये जो लिखे हैं वो किसका कॉन्सेप्ट है? रॉल्स का है, राइट। इसका मतलब पी ए इक्वल टू क्या हो गया आज के बाद? सर पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। आइए जो लिखेंगे किसके लिए? फॉर आइडियल सॉल्यूशन, करेक्ट। यहां तक आइए। हो गया? चलिए स्टूडेंट, अच्छा बताइए, तो पी ए इक्वल टू पी ए लिख सकते हैं? सर तो पी ए इक्वल टू पी ए तो बिल्कुल ही लिख सकते हैं, बट पी ए इक्वल टू ए लिख सकते हैं? पी नॉट ए एक्स ए फ्रॉम किसके अकॉर्डिंग? रॉल्स। और इसके बदले क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस ए पी एस।
एक किसके अकॉर्डिंग लिख दिए जरा बताइए तो सर, डाल्टन, राइट। भाई इससे बहुत काम का चीज़ मिल गया आपको। एक किसके अकॉर्डिंग, रॉल्स। सर क्या काम का चीज़ मिला, तो भाई आपको लिक्विड का मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा और लिक्विड का मोल फ्रैक्शन से वेपर का मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिएगा, राइट। सर कैसे, तो ऐसे देखिए पी नॉट ए एक्स से, अब पी एस का बदले तो ये लिखेंगे ना पी नॉट ए एक्स से, अब प्लस पी नॉट बी एक्स बी, करेक्ट। यहाँ पे नहीं लेता कि सब कुछ लिक्विड का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, और यहाँ से किसका निकाल लिए, लिक्विड का मोल फ्रैक्शन से हम लोग वेपर का मोल फ्रैक्शन निकाल लिए। इज इट करेक्ट। सिमिलरली क्या हम लोग एक्स डैश बी के लिए ऐसे, अब क्या फिर से क्या ये लिखने का रिक्वायरमेंट है, पी बी इक्वल टू पी बी, आप समझ गए। तो एक्स डैश बी के लिए डायरेक्ट लिख दें पी नॉट बी एक्स बी और डिवाइडेड बाय पी नॉट ए एक्स से आप प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इस पर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। आप सबको इतना पढ़ाने के बाद ये प्रूफ करना है। ये नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करके कुछ प्रूफ करने की कोशिश कीजिएगा, तो ये डायरेक्ट एक बार ऑब्जेक्टिव आया हुआ है इस फॉर्मेट में कि 1/PS इक्वल टू व्हाट, और ऑप्शन में था। तो नेक्स्ट क्लास मेरा यहाँ से ही स्टार्ट होगा, कल का क्लास, ठीक है। आज फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास था, इंट्रोडक्शन नहीं मैं क्लास स्टार्ट ही कर लिया हूँ, और कल का क्लास बहुत इंटेंस रहेगा, ग्राफ वगैरह और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँगा। थैंक यू एवरीवन।